नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोता। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 पात्रता परीक्षा और थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा के लिए शिक्षण विधियों का ये पेपर नंबर 50 आज आपके लिए लेकर आया हूं। ये आपके हाफ सेंचुरी हो चुकी है। टोटल 50 टेस्ट आज पूरे हो चुके हैं साथियों। तो 2500 प्रश्न यहाँ पर है, प्रत्येक टेस्ट में 25 प्रश्न हैं और टोटल टेस्टों की संख्या 100 है। इस प्रकार आप टोटल 2500 प्रश्नों को शिक्षण विधियों के रूप में हल करने वाले हैं। देखो, अगर आप इन शिक्षण विधियों के 2500 प्रश्नों को ही हल करते हैं तो मैं आपको ये अभी बता देता हूँ कि आपको कहीं से भी शिक्षण विधियाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साथियों। तो आपके जो जुलाई में रीट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए और थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर जनवरी 2023 में होगा उसके लिए, दोनों लेवल के लिए बेहद उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कि भाई कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। तो चलिए सिलेक्टेड प्रश्नों को देख लें साथियों। पहला प्रश्न है आपके, सहायक सामग्री का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस विधि में किया गया था? दल शिक्षण में, अभिकर्मित अनुदेशन में, बुनियादी शिक्षा में और खेल विधि में। देखो, यहाँ पर सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जो सहायक सामग्रियाँ होती है, जैसे श्रव्य सामग्री होती है, आपके दृश्य सामग्री होती है, आपके श्रव्य दृश्य सामग्री होती है जिसमें दिखाई और सुनाई दोनों चीज़ें होती है साथियों। तो इस प्रकार की जो ये सहायक सामग्रियाँ है, इसका प्रयोग साथियों भारत में सबसे पहले किस विधि में किया गया था? देखो, अभिकर्मित अनुदेशन, दल शिक्षण, बुनियादी शिक्षा और खेल विधि, इनमें से जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 3। जो बुनियादी शिक्षा है, जिसको बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है साथियों, इस बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा में ही सहायक सामग्री का प्रयोग भारत में सबसे पहले किया गया था। और बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के जनक कौन है साथियों? महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा के जनक है, जिसमें बालक को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया? करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखना और देखो, सुनो और समझो। तो देखो, जो शिक्षण की प्रयोगशाला विधि है इसमें बालक करके सीखता है, निरीक्षण भी करता है प्रयोग का, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी जाता है, लेकिन देखता है, सुनता है, समझता है ये नहीं किया जाता है। क्योंकि देखो, सुनो और समझो प्रयोगशाला विधि में नहीं, बल्कि साथियों जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है, कौन सी विधि? प्रयोग प्रदर्शन विधि जो होती है उसमें किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित है विवेदनशीलता, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। साथियों, यदि परीक्षण उद्देश्य का मापन करता है, जिस उद्देश्य के लिए उस परीक्षण का निर्माण किया गया है, यदि वह उस उद्देश्य का मापन करता है तो उसको परीक्षण को वैध कहेंगे और उसकी यह विशेषता वैधता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वैधता। तीसरे में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न देखेंगे, सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही कथन कौन सा है? व्यक्तियों व उसके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है, कई पुस्तकों का संग्रह सामाजिक अध्ययन है, मानवीय अनुभवों का अध्ययन मात्र ही सामाजिक अध्ययन है और सभ्यता की उत्पत्ति तथा भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। तो जो सबसे बेस्ट विकल्प है प्रश्न नंबर 4 में, उसका चयन आपको करना है साथियों। चौथे प्रश्न में जो सही आंसर होगा, यहाँ पर देखिए, कई पुस्तकों का संग्रह सामाजिक अध्ययन नहीं है, बल्कि व्यक्तियों व उसके पर्यावरण का अध्ययन करना। व्यक्ति में, क्योंकि समाज में कौन रहते हैं? व्यक्ति। तो उस व्यक्ति और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? सामाजिक अध्ययन। विकल्प 1 आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो पांचवा प्रश्न देखेंगे, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है उपचार, निदान, त्रुटि और विचार। तो साथियों, जो अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है, जो कमियों का स्वरूप का हम निर्धारण करते हैं, उसको साथियों क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 5 में सही उत्तर क्या रहेगा?
कठिनाइयों और कमियों का निर्धारण करना निदान कहलाता है और उनको दूर करने का कार्य क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। तो यहाँ पर दूर करने का कार्य नहीं पूछा गया है, इसलिए हम उपचार पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम किस पे जाएंगे साथियों? निदान पर जाएंगे। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण के बाद किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण के पहले किया जाता है और उपलब्धि परीक्षण के पहले किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 में जो सही उत्तर है उसका चयन कीजिए साथियों। जो कमजोर बालक होते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग निदानात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है, सही है। उपलब्धि परीक्षण के बाद किया जाता है, जी नहीं। निदानात्मक परीक्षण के पहले भी नहीं किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण के पहले भी नहीं किया जाता है। तो जो 6ठा प्रश्न है इसमें प्रथम विकल्प सही है। यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग है यह निदानात्मक मूल्यांकन के बाद होता है, क्योंकि निदान के बाद ही तो उपचार होगा, इसलिए विकल्प 1 आपके 6ठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 7, अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? पाठ को, अध्यापक को, इकाई योजना को और नियोजन की प्रक्रिया को। साथियों प्रश्न संख्या 7 में जो सही उत्तर है, अच्छे शिक्षण के रूप में जिसको अधिक महत्व दिया जाता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 7 में करना है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं कि भाई उत्तर कौन सा होगा। साथियों नियोजन की प्रक्रिया को अच्छे शिक्षण के रूप में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया में सारी चीज़ें आती है कि कौन सी शिक्षण विधि का चयन करेंगे, कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाएंगे, कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए 7वें प्रश्न में आपके चौथा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का परिवर्तन होगा, वैसी आकृतियों को खींचने का परिवर्तन होगा, आकृतियों की प्रशंसा करने में परिवर्तन होगा या आकृतियों का प्रदर्शन करने में परिवर्तन होगा। 8वें प्रश्न में सही आंसर बताना है साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। देखिए अगर छात्रों को आकृतियों का अवबोधन हो गया तो वह आकृतियों को खींचना, प्रशंसा करना या प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि अवबोध होने पर छात्र उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, उनमें अंतर कर सकते हैं कि भाई ये आकृति इस चीज़ की है, ये आकृति इस चीज़ की है। तो 8वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपके सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 9 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व पूछा जा रहा है। तो विकल्प देखेंगे, भौतिक महत्व है, मानसिक महत्व है, व्यवहारिक महत्व है और आध्यात्मिक महत्व है। साथियों 2 चीज़ें यहाँ पर हम हटा सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। मानसिक या व्यवहारिक, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का महत्व होता है वो मानसिक या व्यवहारिक दोनों में से एक का चयन करना पड़ेगा। तो व्यवहारिक यहाँ पर गणित का सर्वाधिक महत्व है उच्च प्राथमिक स्तर पर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर मानसिक भी सही माना गया था, लेकिन फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी आपके? व्यवहारिक रहेगी साथियों। तो 9वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। तो 10वां प्रश्न है आपके, मस्तिष्क विप्लव विधि एक प्रजातांत्रिक विधि है, एक तंत्रात्मक विधि है, एक व्यवहारिक विधि है और एक वैज्ञानिक विधि है। 10वें प्रश्न में मस्तिष्क विप्लव विधि आपको बताना है कि किस प्रकार की विधि है। साथियों मस्तिष्क विप्लव विधि एक तंत्रात्मक विधि तो नहीं है, दूसरा विकल्प तो पूर्णतः गलत है। व्यवहारिक या वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक प्रजातांत्रिक विधि है। साथियों किस प्रकार की विधि है? ये एक प्रजातांत्रिक विधि है। तो 10वें प्रश्न में विकल्प नंबर आपका जो 1 है यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं साथियों। देखो प्रश्न नंबर 11 है, मूल्यांकन किया जाता है, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए किया जाता है, कक्षा में प्रोन्नति के लिए किया जाता है, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है और उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है। तो 11वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए।
कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है साथियों? मूल्यांकन उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है। पहला दूसरा विकल्प तो गलत है, तीसरा हो सकता था, लेकिन इससे भी बेटर विकल्प कौन सा है? चौथा विकल्प है। उपलब्धि की जांच करने हेतु ही मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ 11वें में कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग कौन सा नहीं है? समझ, बुद्धि, प्रयोग और ज्ञान। तो इनमें से जो ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 12 में करना है। साथियों 12वें प्रश्न में अगर हम देखें तो ब्लूम टेक्सोनोमी के अंतर्गत समझ को भी आती है, प्रयोग भी आता है, ज्ञान भी आता है, लेकिन बुद्धि को, किसको? बुद्धि को ब्लूम टेक्सोनोमी के अंगों में शामिल नहीं किया जाता है। 12वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। कौन सा विकल्प सही है साथियों? दूसरा विकल्प 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी है? चार्ट्स सर्वाधिक प्रभावी है, फील्ड ट्रिप सर्वाधिक प्रभावी है, कलर्ड चाक सर्वाधिक प्रभावी है और फिल्म स्ट्रिप सर्वाधिक प्रभावी है। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी कराया था आपको और वहाँ पर बताया था फिल्म स्ट्रिप साथियों सर्वाधिक प्रभावी नहीं होती है, बल्कि उसमें भी मैंने यही बताया था आपको कि जो फील्ड स्ट्रिप है, क्या जो फील्ड स्ट्रिप है इसको सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री माना जाता है। फील्ड स्ट्रिप का मतलब यहाँ पर जो क्षेत्र भ्रमण, फील्ड स्ट्रिप को हिंदी में क्या कहेंगे? क्षेत्र भ्रमण कहेंगे। तो क्षेत्र भ्रमण के लिए यदि हम विद्यार्थियों को ले जाते हैं तो चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उनको किसकी प्राप्ति होती है? प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होती है। साथियों प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होगी तो चीज़ों को वो स्थायी रूप से सीख जाएंगे, उसका अवलोकन भी करेंगे। तो विकल्प 2 ही आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं तो आपके 14वां प्रश्न, विज्ञान सबके लिए की पुष्टि किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, NCERT के द्वारा और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा। तो विकल्प कौन सा सही है प्रश्न नंबर 14 में कि विज्ञान सबके लिए, इसकी पुष्टि कौन करता है? प्रश्न 14 में देख लीजिए, अगर पता नहीं है तो याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान सबके लिए की पुष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 करती है। विकल्प 1 आपके 14वें प्रश्न में सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं तो 15वां प्रश्न है, निदानात्मक कार्य सर्वप्रथम किस रूप में किया जाता है? व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में, दोनों एक साथ और उपचारात्मक रूप में। प्रश्न को समझेंगे जब नॉलेज हमारा होगा। देखो निदान का मतलब छात्र की कमियां निकालना, ठीक है? छात्र की कमियां निकालना, क्या? छात्र की कमियां देखना कि छात्र के सीखने में क्या क्या कमी रह गई है। तो अब हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे या सामूहिक रूप से देखेंगे? तो पहले हम सामूहिक रूप से निदानात्मक कार्य करेंगे साथियों, एक साथ सभी बच्चों का, ताकि सभी बच्चों की कमियां एक साथ नज़र आ जाए और उनका सामूहिक ही उपचारात्मक शिक्षण हम कर सके। तो 15वें प्रश्न में इस प्रकार आपके कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 16, प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत क्या है? लेखक, विद्यार्थी, शिक्षक या पाठ्य पुस्तक? तो 16वें प्रश्न मेरा राइट आंसर बताओ। प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 16 में। साथियों प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत लेखक, पाठ्य पुस्तक तो निर्जीव होती है, लेखक भी यहाँ पर उसके सामने नहीं आता है, तो विद्यार्थी नहीं बल्कि शिक्षक को, किसको? शिक्षक को प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत माना जाता है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है साथियों। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17,
निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। तो देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ साथियों, लेकिन रिपीट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आपको याद है, अब यहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि रिपीट प्रश्न आपको याद भी रह रहे या नहीं रह रहे, इसलिए कुछ प्रश्न रिपीट होना भी जरूरी है। तो देखो व्याख्यान विधि में तैयारी, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन तो किया जाता है, लेकिन व्याख्यान विधि में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए 17वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम क्या है? आरेख पत्र, आधार पत्र, जांच पत्र और स्तर माप। तो ब्लूप्रिंट को और अन्य किस नाम से जाना जाता है दिए गए विकल्पों में से? तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 18 में जो सही आंसर है, ब्लूप्रिंट को आधार पत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसको नील पत्र भी कहा जाता है साथियों। किसको? ब्लूप्रिंट को। और यह प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। प्रश्न पत्र की आधारशिला किसको कहा जाता है? ब्लूप्रिंट या नील पत्र को ही कहा जाता है। अतः 18वें में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 19 साथियों, प्रश्न नंबर 19 पे हम आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? विभेदीकरण, वैधता, वस्तुनिष्ठता और मितव्ययिता। तो देखो जो परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है उसका चयन आपको 19वें प्रश्न में करना है। तो साथियों यहाँ पर विभेदीकरण तकनीकी विशेषताओं में सम्मिलित है, क्योंकि विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि जो कक्षा में जो बालक है उनके मध्य विभेद करना, कि भाई सामान्य पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, तीव्र बुद्धि बालक, इन बालकों के बीच में अंतर करना विभेदीकरण के अंतर्गत आ जाता है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है उसकी पूर्ति करना वैधता के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर होना वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात पहला, दूसरा और जो तीसरा विकल्प है तीनों ही तकनीकी परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो चौथा विकल्प कह रहे हैं मितव्ययिता, साथियों मितव्ययिता यहाँ पर एक परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो 19वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 20 की ओर। आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? स्व परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और व्याख्यान परीक्षण। अब आपके सामने विकल्प है 2 व 3 सही है, 3 व 4 सही है, केवल 3 सही है और 2, 3 और 4 सही है। तो प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? जो उपचारात्मक शिक्षण है इसका आधार इनमें से किसको माना जाता है साथियों? तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सभी ने सुन रखा होगा, जिसमें छात्र की कमियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। अब छात्र की कमियों को दूर डायरेक्टली थोड़ी करेंगे, पहले कमियों को पहचानने का कार्य किया जाता है। और कमियों को पहचानने का कार्य किसमें किया जाता है? निदानात्मक शिक्षण में। मतलब स्व परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण तीनों ही उपचारात्मक शिक्षण के आधार में नहीं आते हैं, सिर्फ निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण के आधार में आता है। अतः केवल और सिर्फ तीसरा जो विकल्प है, और यहाँ पर भी तीसरा जो विकल्प है वो ही सही रहेगा साथियों। तो प्रश्न नंबर 20 में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 21वां प्रश्न देखेंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। को प्रश्न नंबर 21 को, शैक्षिक तकनीकी में किस रूप में मशीनों का प्रयोग किया जाता है? हार्डवेयर उपागम के रूप में, सॉफ्टवेयर उपागम के रूप में, प्रणाली उपागम के रूप में और इनमें से सभी में। तो साथियों मशीनों का प्रयोग मैंने कई बार आपको बता दिया है, हालांकि क्वेश्चन आया नहीं है ये, लेकिन इस चीज़ को मैंने कई बार आपको बता दिया है कि जो शैक्षिक तकनीकी के जो रूप होते हैं हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर उपागम और प्रणाली उपागम, तो यहाँ पर इसमें जो मशीनें होती है साथियों वो तो हार्डवेयर उपागम में होती है, और जो जैसे किताब वगैरह है, चित्र वगैरह है, ये सॉफ्टवेयर उपागम में होते हैं। तो विकल्प आपका 21वें प्रश्न में कौन सा सही है? हार्डवेयर उपागम वाला प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। तो आपके 22वां प्रश्न है, निम्न में से परंपरागत विधि का चयन कीजिए। मतलब आपको परंपरागत विधि का चयन करना है कि इनमें से परंपरागत विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि है, प्रयोगशाला विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है और इनमें से सभी। देखो परंपरागत विधि का मतलब जो पहले से चली आ रही विधि है
उसी को क्या कहा जाता है, परंपरागत विधि कहा जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि तो पहले से चली नहीं आ रही है, ना ही प्रयोगशाला विधि पहले से चली आ रही है साथियों। मतलब यहाँ पर आपके सभी वाला विकल्प भी आपका आंसर नहीं है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, पाठ्य पुस्तक विधि। जो पाठ्य पुस्तक विधि है ये परंपरागत विधियों में आती है, जबकि मॉन्टेसरी और जो प्रयोगशाला विधि है ये परंपरागत विधियों में नहीं बल्कि शिक्षण की नवीन विधियों में सम्मिलित होगी साथियों। तो पाठ्य पुस्तक विधि आपके तीसरा विकल्प जो है प्रश्न नंबर 22 में, यही 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 23। शिक्षण बिंदुओं के निर्धारण का आधार किसको माना जाता है, उद्देश्य को, उपागम को, कथन को और मूल्यांकन को। तो जो शिक्षण बिंदु होते हैं, शिक्षण बिंदु मतलब जिन बिंदुओं को हम छात्रों को पढ़ाते हैं वो कहलाते हैं शिक्षण बिंदु। तो उसके निर्धारण का आधार इसमें से कथन को माना जाता है क्या, जी नहीं। उपागम को, जी नहीं। मूल्यांकन या उद्देश्य, कौन सा विकल्प आपके 23वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। तो राइट आंसर देख लेते हैं। जो शिक्षण बिंदु होते हैं इसके निर्धारण का आधार साथियों उद्देश्य को माना जाता है, क्योंकि उद्देश्य में ही हम शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। शिक्षण बिंदुओं के आधार पर उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, तो ये सही है। शिक्षण बिंदुओं के आधार पर उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। तो विकल्प 1 आपके सही है। शिक्षण बिंदुओं के निर्धारण का आधार क्या है, उद्देश्य है। विकल्प 1 23वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 24। तो देखिए 24वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि 25 ही प्रश्न शिक्षण विधियों के पेपर में आपके होते हैं। तो 25 प्रश्न होते हैं और 100 टेस्ट आपके टोटल है। इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है आपके, 2500 टोटल प्रश्नों की संख्या है। और मैंने शुरुआत में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि अगर आप इन 2500 प्रश्नों को ही करते हो साथियों तो आपको टीचिंग मेथड पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे मुख्य एग्जाम हो या थर्ड ग्रेड एग्जाम हो पात्रता वाला। तो प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है। वाणिज्यिक शिक्षालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल और लैटिन स्कूल। तो साथियों यहाँ पर फ्रोबेल के द्वारा जो शिक्षा में विकास को लेकर मुख्य योगदान है उसका चयन 24वें प्रश्न में करना है। तो राइट आंसर देखते हैं। देखो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी है, और अगर हम स्कूल की बात करें तो इन्होंने बालवाड़ी की स्थापना की थी साथियों। प्रश्न नंबर 24 में सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, कमेंट करके जाना कितने प्रश्न 25 में से सही हुए हैं, और किसी प्रश्न में थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट रहता है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाए। तो चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। मनोक्रियात्मक पक्ष का संबंध नहीं होता है मानसिक क्रियाओं से, मांसपेशीय क्रियाओं से, ज्ञानात्मक क्रियाओं से और बौद्धिक क्रियाओं से। तो देखो प्रश्न नंबर 25 में मनोक्रियात्मक जो पक्ष होता है इसका संबंध किससे नहीं है साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 में जो मानसिक क्रिया, ज्ञानात्मक क्रिया और बौद्धिक क्रिया तीनों लगभग एक जैसी आपको लग रही होगी। जी हाँ, इन तीनों से ही मनोक्रियात्मक पक्ष का संबंध होता है, लेकिन मांसपेशी क्रियाओं से साथियों मनोक्रियात्मक पक्ष का संबंध नहीं होता है। तो 25वें में आपके जो दूसरा विकल्प है मांसपेशी क्रियाओं से, यही आपका सही उत्तर होगा। देखो ये जो वीडियो में एंड स्क्रीन अभी आपके सामने आने वाली है ये प्लेलिस्ट है। पिछले 49 टेस्ट इस प्लेलिस्ट पर टच करके आप देख सकते हो साथियों, अटेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। 25वें में सेकंड विकल्प सही रहेगा आपके।